नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला, विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा हमला बोला है, ये कहते हुए कि इनका अगर पीएम बना तो हर साल पीएम बदला जाएगा। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। कल दूसरे चरण के मतदान के लिए 88 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इस बीच पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद के दावेदारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्यों कहा कि इंडिया गठबंधन में 1 ईयर 1 PM की चल रही है प्लानिंग। जी हां, पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार और तीखा हो चुका है। पीएम ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में पीएम की कुर्सी के लिए नीलामी की होड़ लगी हुई है। पीएम ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए, कई सवाल पूछे। इसी पर आज बड़ी बहस होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रहार। विपक्ष में 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला, विपक्षी पीएम की कुर्सी की नीलामी करेंगे, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा, और मजा क्या होगा फिर? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। तो 1 ईयर 1 PM फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। इसके लिए आपको विपक्षी नेताओं के पुराने बयान सुनने होंगे, उनके बारे में जानना होगा कि किसने क्या कहा है। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा। 5 अप्रैल 2024 का राहुल गांधी का बनाया बयान, चुनाव जीतने के बाद नेता कौन होगा, पीएम कौन होगा, पूरा गठबंधन मिलकर तय करेगा, ये कहा था राहुल गांधी। अब 21 अप्रैल 2024 संजय राउत ने कहा गठबंधन में कई चेहरे तो उद्धव ठाकरे विकल्प क्यों नहीं हो सकते, उनकी तरफ से यह सुझाव दे दिया गया। जी हां, 16 अप्रैल 2024 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम उम्मीदवार को लेकर नतीजे के बाद कोई फैसला होगा कि पीएम कौन बनेगा, इसका फैसला हम बाद में लेंगे। ममता बनर्जी 19 दिसंबर 2023 उनकी तरफ से कहा गया कि पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया गया था उनकी ओर से। तो इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आखिर में कुछ फाइनलाइज हो चुका है क्या? जी हां, 28 जुलाई 2023 अखिलेश यादव का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1-2 नहीं, कई चेहरे हैं, कई ऑप्शंस हैं पीएम के पद के लिए, ये अखिलेश यादव ने कहा था। अखिलेश यादव का बयान बहुत इंटरेस्टिंग था, जरा उस बयान को सुन भी लेते हैं। तो इतनी चॉइस है, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ? वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। बीजेपी में क्या चॉइस? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है। और देखिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डिबेट में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, मैं आपके पास ही आ जाता हूं, क्योंकि ये सवाल देखिए, जब जब मीडिया वाले पूछते थे कि भाई इंडिया गठबंधन तो बन गया, आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है,
तब आप लोग नाराज हो जाते थे, कहते थे कि भाई आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसी को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बड़ा हमला बोल रहे हैं। बता रहे हैं कि एक तरफ मोदी का मजबूत चेहरा है, जिताऊ चेहरा है, और दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। अगर ये सरकार में आ गए तो हर साल पीएम बदलेंगे। समीर जी, प्रथम चरण का चुनाव जिस दिन से हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। चूंकि सबसे पहले तो उन्हीं को ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है, उनको अपनी पराजय बिल्कुल साफ दिखने लगी है, और इसीलिए हर दिन उनका जो विषय है वो बदल जाता है। आप देख रहे होंगे, हाँ। कभी वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, कभी मुस्लिम लीग को ले आते हैं, कभी मंगलसूत्र को ले आते हैं, और अब ये ले आए। तो इनको ये समझ में आ गया है कि इनको जनता को जितना ही बरगलाना था, जनता को जितना ही भरमाना था, वो सब हो चुका। और काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार इनकी चढ़ गई, अब इनकी काठ की हाड़ी नहीं चढ़ने वाली है। तो इसलिए ये बौखलाहट का दिया गया बयान है। आज वो मीडिया रिपोर्ट की बात कर रहे थे, आप तो मीडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं, कहां अभी तो किसी भी अखबार में, किसी न्यूज चैनल में इस तरह की बात नहीं दिखी। तो मोदी जी को रात में सपना आता है, अगले दिन उसको वो अपना बिंदु बनाकर प्रस्तुत कर देते लोगों को डराने के लिए। रही बात नेता की, समीर जी, नहीं रंजीत जी, तो लेकिन इससे पहले ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि भाई हमारे पास तो कई ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। नहीं समीर जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि रही बात नेता की, तो कई बार ऐसा होता, अभी आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह चुनाव लड़ा। क्या उन्होंने बताया था कि कौन उनका मुख्यमंत्री होगा? बिल्कुल नहीं बताया था। चुनाव के बाद निर्णय लिया गया। और जब कई पार्टियां गठबंधन करती है और गठबंधन की राजनीति होती है, तो उसमें बाद में सभी दल बैठते हैं, मिलजुल कर तय करते हैं कि क्या होगा। तो इसलिए ये सब क्या है, ये सब बेसिकली देखिए, देश का चुनाव होना चाहिए था कि 10 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे उसका हिसाब देते कि अगर हमने 20 करोड़ रोजगार की बात की तो मैं कितना दे पाया। ये जो आपने तमाम आक्षेप लगाए उस पर जवाब शिवम त्यागी का भी ले लेते हैं। ठीक है रंजीत जी, शिवम ये बताइए, आप लोगों की तरफ से तो लगातार ये नारा दिया जा रहा है। 1 मिनट प्रोफेसर रंजीत, आपकी तरफ से शिवम लगातार बीजेपी की तरफ से 4 जून 400 पार की बात कही जा रही थी। मतलब ये अति उत्साह में बोली गई बात थी क्या? इतना कॉन्फिडेंस नहीं है विपक्ष का पीएम कौन होगा, ये चिंता का विषय कब है? आपका कौन है ये तो आपको साफ है ना। देखिए प्रतिमा जी, जैसे इंडिया अलायंस वाले हर एक आदमी को 1-1 साल दे रहे हैं, मुझे भी आप थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। 5 तो वो पीएम बना रहे हैं। देखिए एक विषय साफ है, इस देश में इस तरीके से डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। जब मैं आपके शो पर आता हूं तो चाहे 5 मिनट पहले ही सही, मुझे कम से कम ये पता चल जाता है कि सामने कौन एंकर है, मुझे नाम किसका लेना। जी की आवाज ऑडिबल नहीं है। एक आपको आएगी भी कैसे? एक शो नहीं चल सकता एक आदमी के नाम के बिना, एक आदमी के चेहरे के बिना, एक आदमी के व्यक्ति के बिना ये देश चलाने की बात कर रहे हैं। और पीएम गलत नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव की भाषा देखिए आप, वो कहते हैं हमारे पास युवा पीएम भी है, हमारे पास बुजुर्ग पीएम भी है, हमारे पास महिला पीएम भी है, हमारे पास इतने सारे चेहरे। इतने नहीं चाहिए भाई, एक विजनरी आदमी चाहिए, एक आदमी चाहिए जो मेहनत कर सके, एक आदमी चाहिए जो देश को आगे ले जा सके। लेकिन इनकी गलती है भी नहीं। एक पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो नहीं, एक गठबंधन अपना जो मैनिफेस्टो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नहीं ला सकते, एक कैंडिडेट का चेहरा नहीं रख सकते, सीट फाइनलाइज नहीं कर सकते, आपस में राज्यों में लड़के दिल्ली में एक होकर बैठ जाते हैं, वो लोग देश चलाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं चला सकते। इसी वजह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनके हाथ में, वैसे वो प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि ये जीतेंगे नहीं, लेकिन जनता को इनकी सच्चाई तो समझ में आनी चाहिए। एक कागज नहीं बना सकते ये आदमी अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। नहीं, लेकिन शिवम ये बात सही है आपकी कि इंडिया गठबंधन ने कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह भी कहा कि हमारे पास कई ऑप्शन हैं, लेकिन ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हर साल हम पीएम बदलेंगे अगर हमारी सरकार बदली तो। देखिए राहुल गांधी जी जो बेचारे इतने महीनों से विदेश नहीं गए, आपको लगता है वो बिना प्रधानमंत्री बने रह जाएंगे अगर इकट्ठे होकर गलती से आते हैं? आपको लगता है ममता बनर्जी आमी 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 करके नहीं कहेंगी कि मुझे सबसे ज्यादा चाहिए समय? आपको लगता है लेफ्ट वाले मान जाएंगे? आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उनके पास लोकसभा की 1 सीटें नहीं है और वो कहते हैं हर रोज देश को नंबर 1 बनाना है? ये आदमी इकट्ठा ही सिर्फ उस कुर्सी की वजह से है। वही एक ग्लू है इन भ्रष्टाचारियों के बीच में जो काम कर रहा है, वही एक उम्मीद की किरण है प्रधानमंत्री की कुर्सी
जो इनके भ्रष्टाचारों को बचाने के लिए इनको सबको इकट्ठा रखने में काम कर रहा है, वरना इकट्ठे रहना जैसा कुछ है नहीं। पंजाब से लेकर, बंगाल से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर और हर जगह जिस तरीके की आपस में इनमें लड़ाई है, इकट्ठा नहीं रहते। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का भी इस बीच शिवम रोक कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चूंकि आपने अखिलेश यादव के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें धर्मेंद्र जी, अखिलेश खुद कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर बहुत सारे ऑप्शंस क्यों? मतलब वक्त तो बहुत हो गया इंडिया अलायंस को एक अम्ब्रेला के नीचे आए हुए। सवाल बार बार यही पूछा जाता है कि आप लोग एक साथ तो आ गए, लेकिन ना एकजुट हुए हैं, ना एक मत हुए हैं। प्रतिभा जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की हताशा पहले फेज के चुनाव के बाद बिल्कुल साफ दिख रही है। और इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब फाउल बोलना शुरू कर दिए, इसका मतलब कि वो चुनाव हार रहे हैं, ये बात वो खुद एडमिट कर लिए हैं। मुझे बहुत इस बात से खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का सहारा लिया। और वो जो आपने सुना होगा ना भस्मासुर वाली कहानी, जब भस्मासुर ने तप करके, मेहनत करके बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली, उसे डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करने की बात आई तो भगवान ने उसकी शक्ति को छीना। यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, इस देश की जनता ने इन पे आंख बंद करके विश्वास किया 2014 में, और उसके बाद इनको अपनी अस्मिता बचाने के लिए मंगलसूत्र पर आना पड़ गया। और जब जनता सवाल पूछ रही है, इस देश का एक एक नागरिक सवाल पूछ रहा है, इस देश की मात्र शक्ति पूछ रही है कि उस व्यक्ति का बोलने का कोई हक नहीं है मंगलसूत्र पर, जो मंगलसूत्र की अस्मिता को बचाने में असफल रहा हो और उसको लगातार तिरस्कृत किया रहो, बरसों बरसों तिरस्कृत किया हो, और वो उसी पे आगे खुद बोल गए। अगर हम बोलते तो ऐसे लगता हम निजी हमला कर रहे हैं, कोई दूसरा बोलता तो लगता निजी हमला कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने खुद ही बोल दिया। तो जो भस्मासुर की शक्ति थी वो मोदी जी में थी, और आज उसी दिशा में मोदी जी बढ़ रहे हैं। इस देश की जो सैनिक है, जो उनकी शहादत हुई, उसने पत्नियों के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए प्रधानमंत्री मोदी, और फिर मंगलसूत्र पे बचत करने लगे। जब वो इनका जुमला नहीं चला, बात प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर हो रही थी धर्मेंद्र जी। ये मंगलसूत्र वाले बयान पर कल डिस्कशन किया हमने। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसकी ज्यादा सीटें आएंगी तो सांसद दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, नहीं बनता। कल को कोई कहते नितिन गडकरी बनना चाह रहे प्रधानमंत्री, कल को कोई बोलते अमित शाह बनना चाह रहे प्रधानमंत्री, कल को बोलते कोई शिवम त्यागी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे। बात इसकी थोड़ा ना है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को आप नहीं मानते हैं, ठीक है। और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा होता आया है। रामकृपाल सिंह जी, जिस बात का जिक्र अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया गया, कांग्रेस की तरफ से भी किया गया, भाई इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट तो नहीं घोषित किया है, कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, लेकिन जब जीत जाएंगे तो मिलकर फैसला कर लेंगे। 2004 में भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे ये डिक्लेयर तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो अब ये बात क्यों कही जा रही है? इसके पीछे क्या आपको वजह नजर आती है कि उनकी सरकार बन गई तो हर साल पीएम बदलेंगे? देखिए समीर जी, बात जो मोदी जी ने कही है वो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी कमजोरी है। और वो कमजोरी मैं इंडिया अलायंस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा विपक्ष की कमजोरी हमेशा से यही रही है। देश जब से पहला चुनाव हुआ 1952 में, तब से अब तक का एक इतिहास है कि 6 प्रधानमंत्री विपक्ष के मिलके 6.5 साल चले हैं। मैं आपको फिर से गिना दूं, कई बार मैं कह चुका हूं। मोरारजी देसाई 2.5 साल, चौधरी चरण सिंह 7 महीना, बीपी सिंह 11 महीने, देवगौड़ा 11 महीने, आईके गुजराल 11 महीने, चंद्रशेखर जी 7 महीना। ये टोटल जोड़ लीजिए 6 प्रधानमंत्री 6.5 साल। तो विपक्ष का हमेशा ही होता है। जो मोदी जी कह रहे, मैं एक लाइन में कह दूं कि बात तो सही है, जैसा अखिलेश जी ने कहा प्रधानमंत्री चुन तो लें, लेकिन आप ये बात तो जो यथार्थ अभी तक जी करीब 1 साल से इंडिया अलायंस अपना संयोजक नहीं चुन सका। जो ये संयोजक नहीं चुन सके, तो अगर मोदी जी एक प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी है, उनको जब भी मौका मिलेगा वो सबसे कमजोर नस पकड़ेंगे। उन्होंने सबसे कमजोर नस पकड़ी हुई है और अतीत इस बात का गवाह है। अभी जो आप कह रहे थे मनमोहन सिंह, वो कांग्रेस था, वो कोई अलायंस नहीं था। वो कांग्रेस पार्टी 143 सीटें पाई थी, 144, और उसको सीपीएम की एक बहुत बड़ी गठरी उसके साथ थी, तब जाकर के इनकी सरकार बनी थी। तो मैं यही कह रहा हूं कि कल को, अभी आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं,
इस देश में कोई भी गठबंधन तभी चला है अगर उसका मुखिया कांग्रेस का रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कांग्रेस का मुखिया बनने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस खुद 150 पार करे अपने बूते, तभी वो गठबंधन की छतरी बन सकती है। वरना वही होगा जो अब तक सन 52 से लेकर के सन 2024 तक जो हमने देखा है। उदाहरण तो यही है कि कोई गठबंधन चल नहीं पाता है। कमजोर नब्ज तो है ना प्रोफेसर रंजीत, मानेंगे आप इस बात को? नहीं तो ऐलान तो आप लोग कर सकते थे, 8 महीने हो गए आप लोगों को एकजुट हुए हुए। देखिए, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। इन्होंने एक चर्चा की, 6 प्रधानमंत्रियों की चर्चा की जो लंबे समय तक नहीं चल पाए। रामकृपाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसमें लगभग सभी में भारतीय जनता पार्टी साथ में थी और वो सरकारें नहीं चल पाई। एक तो ये बात। दूसरी बात की जब जब कांग्रेस ने नेतृत्व किया है, ये स्वयं भी मान रहे हैं, तब तक वो सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे घोषित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन वो सरकार 5 नहीं 10 साल चलाई उन्होंने और सफलतापूर्वक चलाई। नरसिंह राव जी उस समय वो प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन उन्होंने 5 साल उस गठबंधन की सरकार चलाई। इसीलिए अब की जो परिस्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी में भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चलाई। तो ये कहना कि गठबंधन की सरकार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, वो तो आदरणीय अटल जी का भी अपमान है। और जो पिछले 2-3 दशकों में आपने देखा कि गठबंधन की राजनीति में भी पूरा कार्यकाल पूरा करती है, उसका भी अपमान है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आ रहा है कि अब जाए कहां। नहीं, लेकिन रंजीत मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि तब से लेकर अब तक परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस काफी बदल चुके हैं? अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा एनडीए चुनाव लड़ रहा है, मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, उनके यश, उनकी कीर्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का जब जिक्र होता है तो फिर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है? अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? समीर जी, मैं उस पर भी आऊंगा। रामकृपाल जी ने संयोजक की बात भी की। नहीं, पहले बता दीजिए ना, अरे सवाल का जवाब दे दीजिए भाई। समीर जी, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई एनडीए का संयोजक कौन है? हमारे तो 88 दल हैं और उसमें से भी 2 निकल गए तो 26 दल हमारे पास हैं। उनके पास तो 40 दल हैं। तो उनके संयोजक कौन है? रामकृपाल जी ये भी बता दे कि एनडीए के संयोजक कौन है। और पिछले 5-6 साल में या 10 साल मोदी जी का ले ले तो कितनी बार उसकी मीटिंग हुई है? तो यहाँ तो न तो एनडीए की सरकार है न भाजपा की सरकार है। भाजपा और एनडीए तो बिल्कुल गायब है। नहीं, और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये रामकृपाल जी इसका जवाब क्यों देंगे? इसका जवाब तो शिवम त्यागी देंगे। शिवम बताइए, एनडीए में वो एकजुटता है क्या? कहीं मान लीजिए बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए आप, तो फिर ऐसी नौबत तो नहीं आ जाएगी? मैं तो बस यही कहूंगा कि आप अपना प्रश्न प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस 1-1.5 महीने और बस यही सवाल पूछते रहिएगा। जब तक आप पूछते रहोगे तब तक हम सरकार बना लेंगे। शपथ वाले दिन आप देख लेना हमारे प्रधानमंत्री कौन है, कौन भाजपा के हमारे मित्र जो बोल रहे हैं वो आवाज नहीं सर सुन पा रहे हैं, कुछ व्यवस्था करवाएं। अच्छा, रंजीत जी को आवाज नहीं मिल रही है शिवम की, थोड़ा इसको दुरुस्त कर दीजिए। जी शिवम, अपनी बात कीजिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि भाई देखिए पहले भी गठबंधन की सरकारें बनी है। बात ठीक कही है रामकृपाल जी, आपकी 143 सीटें थी, इस वजह से आप जो है एक जो है मजबूत पार्टनर का काम कर पाए, एक लीडर का काम कर पाए, मनमोहन जी बन गए। आज भैया पिछली बार आपकी जो ये 102 सीटों का चुनाव हुआ है पहले चरण में, उनमें से 16 सीटें आई थी। कांग्रेस की इस बार टोटल 7 फेजेस में 16 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। वो जीतने का समय था, उसको भी छोड़ दीजिए। और कहां आज के अपने नेता और उस जमाने के नेताओं से कंपेयर कर रहे हैं? उस समय फिर भी मनमोहन सिंह जी थे, अब राहुल गांधी जी का मनमोहन सिंह जी से कंपेयर कर रहे हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो राहुल गांधी का आज आप क्या नरेंद्र मोदी जी से कंपैरिजन करेंगे? विषय साफ है। आज के समय में वोटर भी अगर बूथ पर जा रहा है, उसको क्लैरिटी है, अगर उसको वोट देनी है, ईवीएम के पास जाकर जब वो खड़ा होगा सोचेगा। अगर वो समाजवादी का एक जमाने में वोटर रहा होगा, वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसको पता नहीं कहां वोट दबाना है, कहां बटन दबाना है, कौन बनेगा, क्या बनेगा। दूसरी तरफ उसके पास एक क्लियर चॉइस है।
अगर राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है तो कमल का बटन दबाएगा। ठीक है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो कमल का बटन दबाएगा। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपने शिवम की बातें भी सुनी है, लेकिन इस बीच सवाल यहाँ पर यह है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है, चुनाव में मुद्दों पर बात नहीं की जा रही, लेकिन जिन विषयों को आप मुद्दा नहीं मानते हैं, एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी उस पर बयान देते हैं तो उस पिच पर खेलना तो आपको भी पड़ जाता है, मजबूरी तो आपकी भी हो जाती है। और यह भी ताजा उदाहरण है, आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि कौन है चेहरा विपक्ष का। प्रतिभा जी, प्रधानमंत्री से लेकर के शिवम त्यागी तक की जो बौखलाहट है आपके टीवी स्क्रीन पे पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से इनके खींच बाहर निकल के आ रही है। अगर आप अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो आप मंगलसूत्र की बात करेंगे और मातृशक्ति का अपमान करेंगे, उसको लोग समझ जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि मोदी जी के जो जुमले हैं आप एक ही बार में समझ जा नहीं सकता, तो मोदी जी के लिए मुश्किल अभी बात है जो जुमले 10 साल तक लोग गिनते रहे अब 10 दिन में ही समझ जा रहे हैं। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक का कार्यकर्ता पूरी तरह से परेशान है। आपने देखा होगा गाजियाबाद में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धक्के मार के लोग भगा दिए, आपने मुजफ्फरनगर का देखा ही होगा, आपने इसके पहले वेस्ट बंगाल में देखा ही होगा। पूरे देश के एक एक कोने में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि जब युवाओं का सामना करता है तो पूछता है भैया 1 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया। जब किसानों के पास जाता है बोला हमारी हाइड्रोक्सी नहीं हुई है, हमें एमएसपी गारंटी कब मिलेगी, क्या पूंजीपतियों का पैसा बढ़ाने के लिए आप बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जाता है कि 17 करोड़ रुपए आपने माफ कर दिया पूंजीपतियों का, हमारा एमएसपी कब दोगे। तो आज जनता के बीच में हर एक सेक्शन में बेटियों का अपना सवाल है, हमारे बीच की बेटियों को आप क्यों जा करके दिल्ली के अंदर से घसीटवा के मारते हैं। तो वो बेटियां किसानों की बेटियां हैं, वो गरीब परिवार से लोग निकल के आते हैं, सबकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सालों में जुमला पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं था। मोदी जी ने 10 साल में जुमला का पहाड़ा पढ़ा। ठीक है। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है, आपको बहुत ध्यान से वो सुन रहे थे, उससे पहले उन्होंने शिवम को भी सुना। रामकृपाल जी क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया है और दूसरी तरफ विपक्ष की यह दलील कि हम नेता के नाम पर नहीं, नीतियों के नाम पर, मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, नेता बाद में डिसाइड हो जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। समीर जी ये तो ठीक है, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। हमारे कांग्रेसी मित्र ने अभी जो बात कही थी जी, वो हमारी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया। मैंने खुद ही कहा कि इस कोई भी गठबंधन की सरकार तभी चल पाई है अगर उसका प्रधानमंत्री कांग्रेस का लीडर रहा या बीजेपी का रहा। अब आप जिस 2004 की बात कर रहे हैं, याद कीजिए मैं खुद एक अखबार का संपादक था। कौन बनेगा 14वीं का चांद, वो 14वीं लोकसभा थी और इस देश की जनता के सामने 2 बहुत स्पष्ट चेहरे थे, वाजपेयी और सोनिया गांधी। बिल्कुल, वो सोनिया गांधी नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को कर दिया, लेकिन बहुत साफ साफ चेहरा था। और दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस करीब करीब 150 के पास थी। इस देश में अगर कोई पार्टी रामकृपाल जी आपका ऑडियो जो है वो बिल्कुल गलत वक्त पर चला गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे और मुझे लगता है रंजीत मिश्रा जी समझ तो गए होंगे आप रामकृपाल जी किन बातों का जिक्र कर रहे थे। एहसास हो रहा है आपको कि गलतियां कहां हो रही हैं? नहीं समीर जी, इसमें गलतियों की बात ही नहीं है। हाँ। रामकृपाल जी जो इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी तो एक धुरी के रूप में काम करती रही सबको जोड़ने के लिए, तो वो धुरी कांग्रेस को बनना पड़ेगा। और उनका ये एक जो उनकी आशंका है कि कांग्रेस की सीट कम रहने की, तो मैं उनको भी ये आश्वस्त कर दूं कि इस बार कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। यही सबसे बड़ी उनकी आशंका भी यही है कि क्या कांग्रेस उस स्थिति में आ पाएगी कि वो गठबंधन की धुरी बन पाए। रामकृपाल जी कंप्लीट करें। जी, मैं केवल यही कह रहा था कि मेरा, देखिए देश के लिए देश की जनता 60% यहाँ युवा है। वो कभी किसी ऐसे चीज को वोट नहीं करेंगे, साल 2 साल 3 साल या झगड़ा हो, सरकार आए और 5 साल के लिए 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। अगर कांग्रेस 150 के आसपास जाती है तो निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष उभर सकता है। लेकिन अगर वो 3 फिगर में नहीं पहुंचती है, जो कि मुझे अभी जो लग रहा है, मैं केवल एक लाइन आपको बता दूं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य मिलकर के 210 सीटें होती हैं। इन 210 सीटों में कांग्रेस
इंडिया अलायंस के तहत सिर्फ 43 सीट पे लड़ रही है, बाकी बंगाल में अपने बूते लड़ रही है, लेकिन 210 सीट में आप 43 सीट पर इस गठबंधन के सहारे लड़ रहे हैं, तो कहां से 3 फिगर में आप पहुंच रहे हैं? मुझे तो शंका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस 150 सीट पाती है तो निश्चित तौर पर इस देश में तो रंजीत जी, आप क्या कब तक इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा? क्योंकि ये तो क्लियर कर दिया है, रामकृपाल जी भी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। देखिए, रामकृपाल जी के बातों को ही मैं वहीं से आधार लेता हूं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, रामकृपाल जी और बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं, जहां कांग्रेस कमजोर रही पिछले 2 चुनावों में। राजस्थान उसमें से है, हरियाणा उसमें से है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, दिल्ली है। रंजीत जी, एकेडमिक ज्यादा हो रहा है। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आपकी नजर में हैं? और अगर हैं तो उन्हें क्यों नहीं घोषित कर देते कि भाई आपके पास नरेंद्र मोदी, हमारे पास राहुल गांधी? जब की राजनीति होती है समीर जी, तो उसका भी है, और इसलिए हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर राजनीति की। देश के मुद्दा ये इनका अहंकार है, ये जो 400 का देते हैं ना, इनको ठीक है, ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि वो अहंकार है, और जब हम जीत जाएंगे तो डिसाइड कर लेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री।